हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 3 दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। हम इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। लाइक नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू कि बेसिक कंटेंट जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एटम्स। नेक्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद हम कुछ एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि बेसिक एटम्स होते क्या हैं। एटम्स जो हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट की सबसे छोटी इकाई को हम एटम बोलते हैं। नेक्स्ट, all matters are made by the combination of atoms of different elements combined together in some fixed ratio. मैटर क्या होता है? मैटर जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं वो सब मैटर से मिलके बना हुआ है। चाहे वो सुई है या एरोप्लेन की बात करें, वो सब मैटर से बना हुआ है। तो मैटर क्या है? मैटर इज अगेन मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बट इन सम फिक्स्ड रेशियो। तो हम क्या बात कर रहे हैं? कोई भी एटम है XYZ, अगर XYZ एटम सेम टाइप के एटम से मिलके बना है तो वो उन सब की कोई ना कोई फिक्स रेशियो होगी जिससे वो मैटर बना है। तो आप बोल सकते हैं एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट आप फर्दर करते हैं कि आप मैटर बिहेव्स कैसे करते हैं, हाउ द मैटर बिहेव्स। तो मैटर बिहेव्स इन 1800, in early 1800 we can say the two laws, the law of conservation of matter and the law of definite proportion, were both accepted as general description that how matter behaves. ये दोनों laws के basis पे आपका matter behave कैसा करता है इनसे describe हुआ था, that is law of conservation of matter and the law of definite proportion. Next we will move on to the next. आपने एक नेम सुना होगा, महर्षि कानत। महर्षि कानत कौन थे? He was a great Indian sage of the Vedic period. According to him, a pure substance, again very important, a pure substance. Pure substance क्या होगा? Pure substance is something which is made up of same type of atoms or elements. So, in a pure substance, if you broke down into smaller pieces, a stage is reached when no further subdivision is possible. So, he called this ultimate smallest particle of any pure substance is Anu. Again, student, it is very important. Sometimes the question may ask, what is Anu? Who described it? Who was the great Indian sage that described about Anu? So, यहाँ पे बात खत्म ना करते हुए उन्होंने फर्दर बोला कि अणु जो है वो एक ही टाइप के सब्सटेंस से बना है और बिकॉज इट वाज अ प्योर सब्सटेंस तो उनकी प्रॉपर्टी भी कैसी है? उनकी प्रॉपर्टी भी सेम है। फर्दर उन्होंने क्या बात बोली कि टू और मोर स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। अणु इज further you can divide two or more smaller particles and these smaller particle is known as parmanu. So according to him, parmanu is the ultimate smallest unit of matter. तो आपको पता होगा ये एक पिक्चर है जो कि आपके महर्षि कानत की हमने देखी और इसमें आपको क्या बताया? अणु और परमाणु के बारे में इन्होंने बताया कि अणु और परमाणु क्या है। किसी भी प्योर सब्सटेंस को उस लेवल तक ब्रोक करना जहां पे जो सबसे उसकी छोटी इकाई ना आ जाए और उस सबसे छोटी इकाई को इन्होंने क्या बोला? परमाणु। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एंड व्हाट इज द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देयर वर four laws for the law of chemical combination, that how atoms combines together to form a molecule or a compound. So the first law was the law of conservation of mass. Second law, that is law of constant proportion. Third law, that is law of multiple proportion. Fourth law, that is law of reciprocal
proportion. So students, these two laws are given in your NCERT and questions may ask from these only. So we are going to read these two only because it is mentioned in your NCERT. These two laws are not mentioned in your NCERT. So we will not going to describe it over here. So next, the two laws were, first law was the law of conservation of mass. So as the name indicate, conservation of mass. Conservation means there is something that mass is being conserved over here. किसका मास कंजर्व हो रहा है ये अभी हम जानेंगे कि किसका मास कंजर्व हो रहा है. तो there were a scientist Lavoisier, there was a scientist named Lavoisier in 1774. He proposed this law. ठीक है, क्या कौन सा लॉ प्रपोज किया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अकॉर्डिंग टू हिम, this law also known as law of indestructibility of matter, इसको हम indestructibility of matter भी बोलते हैं. According to him, the total mass of the system remains constant. Students, very important, ध्यान से सुनिए, total mass of any system remains constant. इसका क्या मतलब है? Any system, whether it is a open one or a closed system, सिस्टम हम क्या बोल रहे हैं? कोई भी सिस्टम जिसमें XYZ कोई रिएक्शन कैरीड आउट हो रही है. तो अगर कोई भी रिएक्शन कैरी आउट हो रही है, आपका X से कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट X था, अगर इससे कोई प्रोडक्ट Y फॉर्म हो रहा है, तो जो आपका मास है इन दोनों का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. सो वी कैन से मास इज नीदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि क्या हम बात कर रहे हैं. इधर इस लॉ में हम बोल रहे हैं कि मास आपका कंजर्व्ड है, मास आपका कांस्टेंट है, वो आपका चेंज नहीं हो रहा है. ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट्स आपके प्रेजेंट हैं वो हमेशा आपके राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे. सो based on this law, it was further tested by the Ledon. So we are not going to discuss this more about it. So next we will move on to the one question which is given in your NCERT also. We are going to discuss about it. So first law, it was according to the chemical reaction. In a chemical reaction between A and B, the product will form C and D. That means the total mass of the reactant, that means A plus B, is always equal to the mass of the product, that is C plus D. So student, I have quote one example, that is calcium carbonate. Calcium carbonate मैंने लिया है. अगर मैं उसको हीट करती हूँ, अगर आपने उसको हीट किया, हीट करने के बाद आपके पास क्या आया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई. So according to the first law, what we are saying, that is mass of the reactant is always equal to the mass of the product. तो इसका मतलब whatever we are taking over here, that means if we are taking 100 gram of calcium carbonate for example, तो उसमें आपका जो ये आपका प्रोडक्ट का जो मास है, it must come 100 gram. अगर आप बोल सकते हो, अगर सपोज 56 ग्राम आपके कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, तो आप बोल सकते हो कैल्शियम CO2 की अगर आपसे वैल्यू पूछे कि CO2 कितनी बनी है इस केस में, तो आप 100 माइनस 56 करेंगे तो आपका आई होप इट इज नियर टू 44 ग्राम. तो आप बोल सकते हो 44 ग्राम जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हुई है. So this relationship, one note I have mentioned over here, very important again, the relationship holds good when the reactant are completely converted into the products. So in this case, the reacting material are not completely consumed, the relationship will be changed. What? मतलब कि आपका basically अगर आपका reactant कंप्लीटली कंजर्व हो गया है, कंप्लीटली कंज्यूम हो गया और वो प्रोडक्ट में चेंज हो गए, तो दिस रिलेशनशिप होल्ड्स गुड. दैट मीन्स मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट. बट इफ सम रिमेन्स
after the reaction means some residue is left. अगर आपका कोई रिएक्टेंट में से कुछ पार्ट रह गया है तो उस केस में आपका मास ऑफ कंजर्वेशन उस केस में क्या रहेगा? तो आपका मास क्या रहेगा उस केस में? I have mentioned over here the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product plus the mass of the unreacted reactants, or you can say the residues. So students, I hope you will get this. So next we will move on to one question I have mentioned over here. So let's start with this question, that is, if 6.3 gram of sodium bicarbonate are added to 15 gram of ethanoic acid or acetic acid solution, the residue is left and found to weigh 18 gram. What mass of CO2 released over here in the reaction? So I can say if sodium bicarbonate is being reacted to the ethanoic acid and some residue is left out and CO2 is being released out, तो आप बोल सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट कितना है? 6.3 ग्राम है और इसमें हमने इथेनॉइक कितना ऐड किया? 15 ग्राम, और जो रेजिड्यू की वैल्यू आई है, रेजिड्यू की वैल्यू कितनी है? इट इज 18 ग्राम, और आपसे इसमें x की वैल्यू पूछी गई है. इसका मतलब according to the law of conservation of mass, that means mass of reactant is equal to mass of product, that I know. तो आपको हमें क्या करना है? मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है? दिस वन इज द मास ऑफ रिएक्टेंट, सो इट इज 6.3 प्लस 15 ग्राम इज इक्वल टू 18 ग्राम प्लस x. अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे और क्या होगा? ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट ये आएगा आपका नियर टू 3.3 ग्राम. तो आप क्या कह सकते हैं? जो CO2 रिलीज्ड आउट हुई है वो उसकी वैल्यू की है 3.3 ग्राम. सो आई होप you will understand from the first law that how you can calculate from this. So the mass of the reactant is this much. Mass of the reactant is given. Mass of the product is the mass of residue upon plus mass of carbon dioxide released. This is again we calculated. So this will come out from the mass of the reactant, और ये आपका मास ऑफ द प्रोडक्ट है. ये हमेशा हमें पता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ इट मस्ट ऑलवेज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो आपका x की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो आपकी x की वैल्यू आप कर सकते हैं इससे फाइंड आउट. तो आपको पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रिलीज आउट हुई है. सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. इसका दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. फर्स्ट लॉ में हमने बात की थी, वहां पे मास कंजर्व हो रहा था. अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड लॉ की, जिसमें आपका देयर इज सम काइंड ऑफ प्रोपोर्शन विच इज कांस्टेंट ओवर हियर. अब प्रोपोर्शन किस चीज की है जो कांस्टेंट है? डेफिनेट है, पर्टिकुलर रेशियो में है, स्मॉल नंबर में है, लार्ज नंबर में है, होल नंबर में, इट डजंट मैटर्स. इररिस्पेक्टिव वो कहाँ से आई है, क्या सोर्स है उसका, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है. हम बात कर रहे हैं कि आपकी कोई भी जो एलिमेंट है उसका रेशियो हमेशा डेफिनेट है, कांस्टेंट है. सो स्टूडेंट्स, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय अ साइंटिस्ट, दैट इज प्राउस्ट इन 1797. ईयर आपको याद करने बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू मस्ट नो द नेम ऑफ साइंटिस्ट. सो इन अ केमिकल कंपाउंड, अगेन इन अ केमिकल कंपाउंड, it always consists of same elements which combine together in a same ratio. I hope independent of method by which it is prepared
and from the source where it is obtained. स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं कि आपका जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शन जिसकी कांस्टेंट है वो क्या है, वो किसी भी एलिमेंट, किसी भी जब कोई भी एक्स वाई कंपाउंड अगर आपका फॉर्म हो रहा है, इस एक्स वाई में जो इनका प्रोपोर्शन है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा. एक्स वाई के लिए हमेशा हमें एक्स एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी और वाई एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, तभी एक्स वाई कंपाउंड फॉर्म करेगा. सो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव चूज वन एग्जाम्पल फॉर यू, दैट इज वाटर. वाटर में हमें सभी को पता है वाटर किस चीज से मिलकर बना है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, है ना. तो ये डिपेंड नहीं करता आपका कि वाटर कहाँ से आपने लिया है, चाहे वो रिवर वाटर है, चाहे ओशियन वाटर है, चाहे सी वाटर है, चाहे टैप वाटर है, इररिस्पेक्टिव फ्रॉम द सोर्स वेयर इट इज ऑब्टेन. हम बात कर रहे हैं कि वाटर की कॉम्पोजिशन क्या है. वाटर की कॉम्पोजिशन क्या है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है. इनकी प्रोपोर्शंस कांस्टेंट है बाय देयर मास, बाय देयर मास. तो इनका अगर हम मास की बात करें तो मास हाइड्रोजन का कितना है, इट इज 2. अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इट इज 16. इसका अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इनका कुछ रेशियो ऐसा आएगा. तो आप बोल सकते हो वाटर जो है वो हमेशा आपका इसी रेशियो में मिलेगा. और इनका जो मास बाय वॉल्यूम की बात करें कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमें चाहिए एक वाटर को बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्स ऑफ द वाटर. सेम वे अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 1 कार्बन का मॉलिक्यूल और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल. अगर हम इसका मास चेक करें तो मास के लिए आप कह सकते हो कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इसीलिए इसका आएगा 32. तो आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम आउट टू 3/8. तो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड बाय दीज एग्जाम्पल्स कि आपको चाहे वो वाटर कहीं से आपने लिया है, अगर आपको वाटर कंपाउंड फॉर्म करना है या कार्बन डाइऑक्साइड को कंपाउंड फॉर्म करना है, तो आपको जो उसके एलिमेंट्स है वो हमेशा ही सेम रहेंगे इररिस्पेक्टिव फ्रॉम द सोर्स वेयर इट इज ऑब्टेन्ड. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द अगेन वन काइंड ऑफ इलस्ट्रेशन we are going to discuss over here. So what is the question basically? आपका 0.24 gram of sample of a compound of oxygen and boron was found on the analysis to contain 0.0096 of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound. अब आपको इसमें एक परसेंटेज कैलकुलेट करनी है किसी भी कंपाउंड की. तो हमें बहुत सिंपल सा है, अगर आपको किसी एक XY कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल एक XY कंपाउंड है, इस XY कंपाउंड में अगर आपसे पूछी जाए कि X की परसेंटेज क्या होगी, X की परसेंटेज क्या होगी, तो आप बोलेंगे मास ऑफ X कंपाउंड अपॉन मास ऑफ XY इनटू, क्योंकि आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनटू 100. सो अगर आपसे XY कंपाउंड में X की पूछी गई है तो आप X की ऐसे निकालेंगे. सेम वे अगर आपसे Y की परसेंटेज पूछेंगे तो सेम आप बोलेंगे मास ऑफ Y अपॉन मास ऑफ XY इनटू 100. द वैल्यू ऑफ percentage of X will come, Y will come out. Same way percentage of X will come out. So this is the method how we can calculate the percentage of any compound, of any element in a compound. So student, this is so simple how you can calculate it. The mass of the compound is given over here. So you can, it is mentioned mass of boron of the compound given, mass of the oxygen in a compound is given. So what you will do, mass of boron अगर आपसे पूछा गया है तो mass of boron आपके percentage of boron कैसे निकालेंगे,
mass of boron upon mass of compound again into 100, and if you will calculate it you will get the answer of x. x means boron की percentage. सेम वे अगर आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना चाहते हैं किसी भी कंपाउंड में तो आप बोलेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन mass of compound, again with multiply with the 100 and you will get the answer of oxygen percentage. So this is the, okay, next we will move on to the Dalton's atomic theory. I hope Dalton atomic theory आप सभी ने सुनी होगी, but Dalton atomic theory में क्या Dalton ने बताया, किस चीज पे, कौन से postulates थे, वो हम आज डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे. तो बेसिकली जो Daltons थे, Daltons जो थ्योरी आई, it was came into existence in 1808 and given by John Dalton, and he proposed this atomic theory of matter. Next, according to him, he assumed that atoms are the ultimate indivisible particles of matter based on the law of conservation of mass and law of definite proportion. So students, you will say कि जो Dalton atomic theory थी वो किस पे बेस थी? आपकी बेस थी दो लॉज पे, that is law of chemical, the two laws, that is law of constant proportion and law of conservation of mass. The first postulate, what he told कि एलिमेंट्स जो है स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बने हैं और उनको इसने एटम बोला, एंड दैट एटम्स टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. सो नेक्स्ट वाज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट. स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जो एटम्स सेम एलिमेंट के हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, उनकी फिजिकल, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी. Next, atoms of different elements are different in all respects. Same. आपने रिवर्स कर दो इसी बात को, सेकेंड पॉइंट को आप रिवर्सिबल वे में बोलेंगे तो आपको यही मिलेगा कि एटम्स के जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है. नेक्स्ट, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, सो इट स्टेट्स द फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नेक्स्ट, atoms combine in a fixed ratio, whole number ratio to form a molecule. So students, हमने ये भी डिस्कस अपना law of constant proportion में कर लिया है. I hope you get the all the 5 postulates of the Dalton. So next we will move on to some merits and demerits of the Dalton. कुछ मेरिट्स क्या थी डाल्टन की? डाल्टन्स थ्योरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एज वी नो कि उन्होंने दोनों ही लॉज को डिस्क्राइब किया था अपने पॉस्टुलेट्स में. फर्स्ट इट वाज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द पॉइंट नंबर 4th, एंड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दैट इज पॉइंट नंबर 5th. एंड सेकेंड, atoms of elements take part in the chemical reaction, that is true till today. So both the merits are exist today. So we can say some demerits are also there. Demerits were the atoms is no longer supposed to be indivisible, and the atom is not a simple particle but it's a complex one. So it was the first demerit. And second, he could not explain that why do atoms of same elements combine with each other, an atom of the same element may not necessarily be identical in all respect. मतलब कि आपका ये जरूरी नहीं है कि अगर सेम एलिमेंट्स हैं किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट में अगर सेम टाइप के एटम्स हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो. नेक्स्ट, उन्होंने कुछ बात की थी आइसोटोप से. आइसोटोप्स और आइसोबार से कुछ डिमेरिट्स में ये बोला गया कि आइसोटोप्स जो हैं हाइड्रोजन के, फॉर एग्जांपल, उनका जो आइसोटोप्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल, अगर आप हाइड्रोजन का केस लेते हैं तो आप देखेंगे उनका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट. अगर एटॉमिक मास डिफरेंट है तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस एटम में उनका जो डिफरेंट मास है, तो ऑल दीज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. तो ये जो आपके पॉस्टुलेट्स थे डाल्टन के वो यहाँ पर फिट नहीं हो रहे थे आइसोटोप्स के और आइसोबार्स के केस में. दैट फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट वाज
आइसोबार्स के केस में अगर आप बोले atoms of different elements may not necessarily be different in all aspects. There are a number of elements whose atom possess same mass number. कुछ atoms ऐसे हैं जिनके mass number same है but different atomic number. So, but same mass number are called isobars. For example, अगर आप कैल्शियम देखते हैं और आर्गन देखते हैं, उनका एटॉमिक मास तो सेम है बट एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, तो डाल्टन की जो पोस्टुलेट था वो यहाँ पे भी फेल हो गया इसको एक्सप्लेन करने में. So next we will talk about some quick review about atom. So atom is the smallest, as we discussed earlier also, atom is the smallest particle of any element or matter that take part in chemical reaction and maintains its chemical identity throughout all the chemical and the physical changes. So atoms of an element are different from those of any other element. हमने अभी भी बात की है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं किसी एटम के तो उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी. फ्री एटम्स एक्सेप्ट दोज ऑफ नोबल गैसेस डू नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि आपके बहुत एटम्स जो हैं सिर्फ नोबल गैसेस के केस में ऐसा है जहां पे वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं. Rest all they are trying to combine with the other atom to form a molecule or a compound. अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें, एटॉमिक साइज क्या होता है, किसी भी एटम के साइज का अगर हम डिस्क्रिप्शन दें कि एटम्स का जो साइज है वो बहुत ही छोटा होता है. एटम्स जो हाइड्रोजन है वो सबसे स्मॉलेस्ट एटम हमें मिला है और उसका रेडियस जो है इट इज 10 to the power minus 10 nanometer, that is 0.1 nanometer, or 1 nanometer is equals to 10 to the power minus 9 meter. So students, this is all about till today. We discussed about the atoms. Next we will discuss about some atomic symbols, atomic elements. Rest in the part 2 video we will discuss about how the atoms combine together, and next video you will get the mole concept topic, and I hope you will understand the topic. अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू सो मच.